दोस्तों, एक बाल काटने वाला नाई पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करता है कि उसके घर से लक्ष्मी चोरी हो गई है। अब लक्ष्मी सुनकर रुपया जेवर माल समझा क्या? अरे कचरे का डब्बा है वो। अब आपको लग रहा होगा कि अरे ये क्या चूतियापा है, शायद ये कॉमेडी मूवी है। लेकिन मेरे दोस्त, ये बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं है। बहुत जबरदस्त मूवी है ये, जिसका क्लाइमैक्स इतना फाड़ू है जो आपको हिलने नहीं देगा। सवाल पैदा होता है कि क्या ये बाल काटने वाला नाई पागल है या फिर इसके पीछे है कुछ खास वजह। तो क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं मूवी। तो स्टार्टिंग में हमें महाराजा नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक सलून में नाई का काम करता है। एक दिन अपने मालिक के पास आकर कुछ दिन की छुट्टी मांगता है क्योंकि उसे अपनी बीवी और बेटी के साथ कहीं घूमने जाना है। छुट्टी लेकर अगले दिन महाराजा किसी टॉय शॉप पर जाकर अपनी बेटी के लिए अच्छे खिलौने खरीदता है और बाहर आकर अपनी बीवी को इशारे में पसंद करवाता है, जो रोड के दूसरी तरफ घर में बैठी है। लेकिन इसी बीच ट्रक का ब्रेक फेल हो जाता है और बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से वो सीधा उसी घर में घुस जाता है। अरे यार, जिससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और महाराजा की पत्नी की मौत हो जाती है। सो सैड। लेकिन इसमें उसकी बेटी जिंदा बच गई थी। इसके बाद महाराजा अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा करता है। जिसके बाद दोस्तों सीन जंप होता है और कुछ साल के बाद दिखाया जाता है हमें महाराजा की बेटी ज्योति को, जिसको स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद था और स्कूल के सभी टीचर्स में से आसिफा नाम की टीचर उसे काफी सपोर्ट करती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि महाराजा के घर पर ज्योति और उसके अलावा लक्ष्मी नाम से कोई और भी रहता है। अब ये लक्ष्मी कौन है? अरे ये कचरे का डब्बा है। चूंकि इस डब्बे ने ट्रक वाले एक्सीडेंट के समय ज्योति की जान बचाई थी, इसीलिए अब ये एक परिवार के सदस्य की तरह है। महाराजा और ज्योति दोनों लक्ष्मी का बहुत ध्यान रखते हैं। अब हम देखते हैं कि महाराजा ने खुद का सैलून भी खोल लिया है और तभी वहां पर महाराजा को ज्योति के स्कूल से बुलावा आता है, जहां स्कूल का हरामी प्रिंसिपल ज्योति को डांटने लगता है। अरे तेरी माँ का साकी नाका, और टीसी देने लगता है। वो तो सही समय पर आसिफा मैडम एक लड़के को लाकर क्लियर करती है कि गलती ज्योति की नहीं बल्कि इस लड़के की है। अब बिना गलती के प्रिंसिपल ने ज्योति को इतना डांट दिया, इसलिए महाराजा प्रिंसिपल से ज्योति को सॉरी बोलने के लिए कहता है। लेकिन घमंड में चूर चबूतरा प्रिंसिपल उसकी बेइज्जती करके भगाने लगता है। महाराजा को 10 लोग मिलकर भी नहीं निकाल पाते। उसकी ये जिद और ताकत देखकर प्रिंसिपल की फटके 4 हो जाती है और डर के मारे वो ज्योति को डांटने के लिए उससे माफी मांग लेता है। अब दोस्तों कुछ दिन के बाद ज्योति अपने स्कूल की तरफ से स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए शहर से दूर जाती है, जिससे महाराजा को उसकी टेंशन होने लगती है। अब महाराजा काफी अकेला हो गया था। फिर ऐसे ही एक रात को जब वो सो रहा होता है तब उसके घर में एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है। अरे यार, और वो महाराजा को बिना काटे उसके ऊपर से चला जाता है। थैंक गॉड। और जाते जाते शीशा तोड़ जाता है। चलो कोई बात नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक रीच जैसे कॉर्पोरेटर को दिखाया जाता है जो किसी गैराज में आकर अपनी कार में रखे चश्मे के खो जाने पर वहां के एम्प्लॉय को उठा उठा के पटकने लगता है। अबे चबूतरे, पहले पता तो कर लेता तेरा चश्मा किसने चोरी किया। दरअसल वो चश्मा उस रीच को किसी ने गिफ्ट में दिया था। उसका 1000 करोड़ का चश्मा सर्विस होने से पहले कार में था और सर्विस होने के बाद वो चश्मा कार में नहीं था। इस वजह से वो रीच उत्पात मचा रहा है। तभी वहां पर धना नाम का एक आदमी आता है और पता चलता है कि कार इसी चबूतरे ने डिलीवर करी थी। फिर क्या था, वो रीच धना का पिछवाड़ा भी लाल कर देता है और उसे शाम तक चश्मा वापस करने की धमकी देकर कल्टी हो जाता है। अब उसी रात वो बेवड़ा कॉर्पोरेटर अपने दोस्तों के साथ बार में बैठकर दारू पी रहा होता है, जहां पर अचानक से धना आ जाता है और कॉर्पोरेटर को चिढ़ाते हुए उसका वही 1000 करोड़ का चश्मा उसी के सामने तोड़ देता है। ओह माय गॉड। जिससे कॉर्पोरेटर और उसके दोस्त गुस्से में आकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन धना अकेला उन सबको धूल चटा देता, कुत्ते की तरह मारता है सबको और चला जाता है। अब हम महाराजा को पुलिस स्टेशन में देख पाते हैं, जहां महाराजा अपने घर से चोरी की कंप्लेन लिखवाता है। पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस वाला पूछता है कि चोरी क्या हुआ था, तो पता चलता है लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन? बीवी नहीं, बहन नहीं, बेटी नहीं। अरे तो लक्ष्मी है कौन? पता चलता है लक्ष्मी है लोहे का कचरे का डब्बा। ओ माय गॉड, और वो भी खाली। ये सुनकर पुलिस वाले के दिमाग का दही हो जाता है और वो महाराजा की सुताई करके उसको पागल बोलकर वहां से भगाने लगता है।
लेकिन महाराजा लगातार लक्ष्मी को ढूंढने की रट लगा कर रखता है। ज्योति के प्रिंसिपल के ऑफिस की तरह यहाँ भी दसियों पुलिस वाले महाराजा को पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन महाराजा एक रॉड को कसकर पकड़ लेता है, जिसके टूटने की वजह से बहुत सारा सामान नीचे गिर जाता है और पूरा पुलिस थाना अस्त व्यस्त हो जाता है, धूल से भर जाता है। लक्ष्मी के मिलने तक महाराजा पुलिस स्टेशन छोड़कर नहीं जाने वाला है। एक आदमी से तंग आकर पुलिस वाले भी अपने सीनियर के आने का वेट करने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक चोर को देखते हैं जो आरटीओ ऑफिस में काम करने वाले आदमी के घर पर घुसकर कुछ गहने चोरी कर लेता है, जिसे इंस्पेक्टर वरदराजन पकड़ लेता है। दरअसल चोर को लाकर यहाँ पर सीन रिक्रिएट किया जा रहा था। इंस्पेक्टर वरदराजन चोर से सेटिंग करके चोरी हुए गहनों को अपने पास रखकर नकली गहने बनवाकर उस आदमी को टिपा देता है। ऑब्जेक्शन उठाने पर उन्हें उनके ब्लैक मनी का ध्यान दिलाकर चुप करा देता है। यानी कि इंस्पेक्टर वरदराजन बहुत ही हरामखोर और बेईमान आदमी होता है। अब वरदराजन अपने थाने में आता है, जहां वो स्टेशन की ऐसी हालत देखकर शॉक्ड हो जाता है और पता चलने पर महाराजा से उसकी प्रॉब्लम पूछने लगता है, जिस पर महाराजा उसे अपने उस दिन की पूरी कहानी बताने लगता है कि जब मैं रात को 10 बजे सैलून बंद करके घर आया तो पहले से ही 3 लोग छुपे हुए थे, जिनसे मेरी हाथापाई भी हुई थी, लेकिन वो मेरी लक्ष्मी को मेरे पास से चुरा ले गए। इंस्पेक्टर लक्ष्मी के बारे में पूछने लग जाता है। जब उसे पता चलता है कि लक्ष्मी महाराजा के घर का कचरे का डब्बा है, ओहो, तो उसे लगता है कि शायद उसके अंदर कुछ माल मटेरियल होगा या कीमती चीज रखी होगी, लेकिन महाराजा बताता है कि वो बिल्कुल खाली था। महाराजा एक बहुत खास बात बताता है कि उन 3 आदमियों में से किसी एक की पीठ पर काम था। ये सुनकर इंस्पेक्टर आग बबूला होकर महाराजा को पागल समझकर उसके कान के नीचे बजाकर हड़का देता है और पूरा पुलिस फोर्स मिलकर गन पॉइंट पर महाराजा को थाने के बाहर उठाकर फेंक देते हैं। जबरदस्त सीन है ये। लेकिन महाराजा 5 मिनट बाद वापस लौट कर आ जाता है और 300 रुपए के डब्बे के लिए 5 लाख रुपए देने को तैयार हो जाता है, जिसमें से 50,000 एडवांस भी दे देता है। और इस साला तो पैसों की खनक देखकर बेईमान वरदराजन महाराजा के केस को ले लेता है, जिसके बाद वो सब लोग लक्ष्मी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सेल्वम नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने साथी सावरी के साथ मिलकर दूसरों के घर में चोरी करता है, और ये दोनों मदरबोर्ड सिर्फ उसी घर में जाते हैं जहां पर लेडीज होती हैं, और चोरी करने के बाद ये साले मादरजात घर वालों को जान से खत्म कर देते हैं ताकि उनका फेस ना कोई पहचान ले। और इनकी माँ का साकी नाका कभी कभी वो लेडीज का रेप भी कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि सेल्वम की शादी हो रखी थी और उसकी एक छोटी बच्ची भी होती है, जिसका वो बहुत ध्यान रखता है। वहीं उसकी बेटी की पीठ पर एक घाव भी होता है, जिसकी वो मरहम पट्टी करता रहता है। सेल्वम की पत्नी को सेल्वम की असलियत नहीं पता। उसकी नजरों में उसका पति तो देवता है, जिसकी एक इलेक्ट्रिकल की दुकान है। हम देखते हैं कि जिस कचरे के डिब्बे की वजह से इतना हंगामा हो रहा है वो सेल्वम के घर में रखा हुआ दिखाया जाता है। ओ माय गॉड दोस्तों, इसका मतलब आपको आगे समझ में आएगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वाले महाराजा के लक्ष्मी को हर जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहीं थाने में वरदराजन महाराजा से नौकरों की तरह काम करवाने लगता है। थाने में पुलिस वाले भी बात बात पर उसके कान के नीचे बजाने लगते हैं और अपने लिए बार बार चाय पकौड़े मंगवा कर ठूसते रहते हैं साले। मतलब आम आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है। अरे भगवान से तो डरो सालो। अब एक दिन थाने में महाराजा के साइड में उसी गैरेज का एम्प्लॉय बैठा होता है जो धना की मिसिंग कंप्लेन कराने आया था, क्योंकि वो 3 दिनों से मिसिंग था। उसके हाथ में धना का फोटो देखकर महाराजा अपना फ्लैशबैक याद करता है और हम देखते हैं कि महाराजा भी उसी रात उस रिच कॉर्पोरेटर के पास जाकर उस कार के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि जिस रात महाराजा के घर पर चोरी हुई थी तो हाथापाई करते वक्त किसी के पास से एक कार के टोल की पर्ची गिर गई थी। तो कार के नंबर की मदद से ऑनर का पता लगाकर महाराजा मिलने आया था और तभी वहां पर धना आ जाता है और उस कॉर्पोरेटर को बहुत मारता है, जो कि हमने मूवी में पहले देखा था। धना के वहां से जाने के बाद महाराजा उसे फॉलो करता है। तब खोपड़ी वाले धना को शक हो जाता है, इसलिए धना जानकर अपने किसी अड्डे पर पहुंच जाता है जहां पर उसके गैंग के गुंडे पहले से ही खड़े रहते हैं और सारे गुंडे मिलकर महाराजा को पकड़कर खूब मारते हैं। महाराजा को पता चलता है कि उस रात उन 3 आदमियों में से एक धना था। महाराजा धना को कुत्तों की तरह मारता है और पूछता है कि बता उस रात तेरे साथ 2 लोग और कौन थे। लेकिन मदरबोर्ड धना कहता है कि उस रात तो हम सब में से एक पुलिस वाला भी था, और यही बताकर वो बाइक पर बैठ के वहां से भागने लगता है। और तभी महाराजा अचानक से उसके सामने आकर चौपड़ से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। अरे भाई साहब, बड़ा जबरदस्त सीन है ये।
अब हमें पता चलता है महाराजा के थाने में बार बार आने का मकसद। दरअसल वो थाने में धना की बात सुनकर आया है, क्योंकि उसने बताया था कि उनके साथ उस दिन पुलिस वाला भी था। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा वक्त थाने में बिताकर उस पुलिस वाले को ढूंढ रहा था और मौका देखकर सबकी पीठ पर हाथ फेरकर चेक करता था कि पीठ पर कान है या नहीं। खैर दोस्तों, पुलिस स्टेशन में वही कॉर्पोरेटर आकर धना की कंप्लेन करने लगता है कि उसने उस रात आकर उसे मारा और बताता है कि उसके आने से पहले उसके पास एक आदमी भी आया था जो उसकी कार के बारे में पूछ रहा था। और दोस्तों, वो महाराजा ही था, लेकिन कॉर्पोरेटर महाराजा का नाम याद नहीं कर पाता। इधर पुलिस वाले महाराजा से पैसे खाने के लिए एक आदमी के पास जाकर लक्ष्मी जैसा नकली डिब्बा बनवाने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हरामी सेल्वम को देखते हैं, जिसकी बेटी का बर्थडे आने वाला होता है, जिसके लिए सेल्वम अपनी बीवी के साथ एक ज्वेलर्स के शोरूम पर जाकर बेटी के पसंद का महंगे रेड डायमंड का चेन बुक करता है। और फिर बर्थडे वाले दिन सेल्वम की बीवी फोन पर उसे रेड डायमंड की चेन लाने के बाद अच्छे से सैलून में जाकर शेविंग करवा कर आने को कहती है। सेल्वम शोरूम पे जाकर चेन लेता है और वो महाराजा के सैलून जाकर अपनी शेव ट्रिम करवाने लगता है। तभी साले ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसको लेने के लिए महाराजा साइड वाली शॉप पर जाता है। इतने में साबरी का कॉल आता है और वो बताता है कि हमारी चोरी के बारे में न्यूज़पेपर में छप गया है। मरो मादर। बात खत्म करके जैसे ही सेल्वम पलटता है तो पता चलता है कि महाराजा सेल्वम के पीछे खड़ा था। उसने सेल्वम की सारी बातें सुन ली थी। ओह माय गॉड। सेल्वम टेंशन में आ जाता है। जल्दबाजी में वो चेन सैलून में ही गिरा देता है और घर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी बेटी का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है, लेकिन पता चलता है कि उसकी चेन कहीं गिर गई है। पूरे घर में ढूंढने के बाद भी वो चेन कहीं नहीं मिलती है। इधर सैलून पर महाराजा को वो सोने की चेन दिख जाती है और एक नेकदिल इंसान की तरह वो उसके घर पर चेन वापस करने पहुंच जाता है। लेकिन ठीक उसी टाइम पर पुलिस वाले भी सेल्वम को अरेस्ट करने आ जाते हैं और पुलिस वालों के आगे महाराजा को आते देखकर सेल्वम समझता है कि सैलून में महाराजा ने बातें सुन ली और वही पुलिस वालों को यहाँ लेकर आया है। तभी सेल्वम को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और मौका देखकर सावरी पुलिस पर गोली चला देता है और पुलिस वाले उसे वहीं पर गोली से उड़ा देते हैं। सेल्वम की असलियत जानने के बाद पूरे मोहल्ले में उसकी थू थू होती है और उसकी बीवी को गहरा सदमा लगता है। वो उसे डाइवोर्स देने के लिए कहती है और अपनी बेटी से भी मिलने नहीं देती। और सेल्वम भी यहाँ ठान लेता है कि जैसे ही वो जेल से बाहर आएगा वो महाराजा को मारकर बदला जरूर लेगा। खैर दोस्तों, सेल्वम के ये सारे सीन पास्ट के होते हैं और इधर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि पुलिस वाले महाराजा के बताए डस्टबिन जैसा ही एक नकली डस्टबिन बनवा लेते हैं और उसे पुराने जैसा मैला कर देते हैं। फिर वरदराजन सोचता है कि हमने लक्ष्मी को तो नकली बना लिया, पर जरूरत है एक ऐसे चोर की जो कचरे के डब्बे की चोरी एक्सेप्ट करे। पुलिस वाला अपने संपर्क के कई चोरों को फोन करके चोरी एक्सेप्ट करने को बोलता है। सब मान भी जाते हैं कि हाँ कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जैसे चोरों को पता चलता है कि चोरी एक कचरे के डब्बे की है तो चोर मार्केट में स्टैंडर्ड डाउन होने के डर से सारे चोर एक एक करके मना कर देते हैं। वरदराजन टेंशन में आ जाता है और इसके लिए वो अपने आदमियों को एक चोर अरेंज करने के लिए कहता है, जिसके लिए वो 50,000 भी देने को तैयार है। ये बात सुनकर पुलिस के साथ काम करने वाला मुखबिर नल्ला शिवम कचरे की चोरी का इल्जाम अपने सर लेने को रेडी हो जाता है, लेकिन उसने चोरी कैसे की ये भी बताना पड़ेगा। इसलिए वरदराजन थाने में फोन करके महाराजा से उस रात की पूरी स्टोरी दोबारा पूछने के लिए कहता है, जिससे थाने में पुलिस वाले उसे रिकॉर्ड करके वरदराजन को भेज दे और नल्ला शिवम उसे सुनकर समझ जाए कि क्या कहानी बतानी है। लेकिन इधर थाने में महाराजा पूछने पर वही कहानी फिर से सुनाने लगता है कि रात 10 बजे मैं घर आया, मैंने अपने घर का दरवाजा खोला और तभी दोस्तों हमें असली कहानी दिखाई जाती है जो उस रात को घटी थी। और शॉकिंग बात यह है कि उस रात महाराजा नहीं बल्कि उसकी बेटी ज्योति अपने स्पोर्ट कैंप से घर वापस आई थी। ओह माय गॉड। और घर के अंदर वो 3 चोर थे, जिसमें से एक सेल्वम होता है जो जेल से निकलने के बाद महाराजा से बदला लेने के लिए आया था। दूसरा होता है धना। तीसरा होता है नल्ला शिवम जो पुलिस के साथ काम करता है। नल्ला शिवम काफी समय से महाराजा का पीछा कर रहा था। इस समय तक वो घर पे आ जाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि महाराजा आज लेट इसलिए हो गया क्योंकि ज्योति ने अपने स्पोर्ट्स शूज किसी जरूरतमंद लड़की को दे दिए थे और महाराजा से ठीक वैसी नए स्पोर्ट्स शूज की डिमांड की, इसलिए महाराजा लेट हो गया। अब अंदर आने के बाद ज्योति अपने कपड़े बदलने लगती है और वहीं तीनों चोर ज्योति को कपड़े बदलते हुए देख रहे थे। साले बहन के टके। धना और नल्ला शिवम मिलकर एक एक करके बार बार ज्योति का रेप करते हैं। पहले वो ज्योति को जान से मारने वाले होते हैं, लेकिन सेल्वम को लगता है कि अगर जिंदा छोड़ देंगे तो महाराजा के लिए ये जिंदगी भर का दर्द होगा, इसलिए वो जिंदा छोड़कर चले जाते हैं।
अब प्रेजेंट में महाराजा अपनी बेटी को उस कहानी से हटाकर अपने आप को रखकर पुलिस वालों को सेम कहानी सुनाता है। जैसे कुछ चोर आए और उसे मार पीट कर उसकी लक्ष्मी यानी कचरे के डिब्बे को चुरा के ले गए। यानी कि कचरे के डिब्बे के बहाने वो ये जानना चाहता था कि आखिर उस दिन वो 3 चोर कौन थे, जिससे वो पर्सनली बदला ले सके। अब दोस्तों महाराजा की कहानी की रिकॉर्डिंग सुनकर नल्ला शिवम शॉक्ड हो जाता है। वो समझ जाता है कि सेम ऐसा तो कुछ दिन पहले उन तीनों ने किया था। अब नल्ला शिवम सेल्वम को जल्दी से कॉल करके ये सारी बातें बताने लगता है कि महाराजा ने इस बारे में कुछ अलग ही कहानी बताई है जिसमें हम बुरी तरह फंस सकते हैं। नल्ला शिवम बहाने बनाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वरदराजन उसे जबरदस्ती रोककर दूसरे स्टाफ के साथ वहीं सोने का ऑर्डर देता है। फंस गया साला। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि महाराजा रात को अपने घर वापस आता है तो वो अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर डर जाता है और जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां उसकी बेटी उसे पूरी कहानी सुनाती है और पहचान के तौर पर बताती है कि उनमें से एक आदमी की पीठ पर कान जैसा कुछ था। साथ ही वो पूछती है कि पापा आखिर उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप किसी भी तरह उन्हें ढूंढकर मेरे पास लाइए ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों कर दी। दोस्तों उसकी हालत देखकर बेचारा महाराजा बहुत ही बुरी तरह से रोता है और टूट जाता है और इसीलिए वो पुलिस स्टेशन में जाकर मौका देखकर सबकी पीठ पर कान चेक कर रहा था। खैर दूसरे दिन वरदराजन महाराजा के घर पर जाकर नकली कचरे का डब्बा देता है और उस रात हुए सीन को फिर से रिक्रिएट करना शुरू करता है। पूरी कहानी सुनकर पुलिस वाले पूछते हैं कि चोर का क्या करना है, तो महाराजा बोलता है कि छोड़ देते हैं, क्योंकि महाराजा उसे अकेले इस बात की सजा देना चाहता था। लेकिन वरदराजन शॉकिंगली उसे बताता है कि ये वही है जिसने तुम्हारी बेटी के साथ रेप किया था और अब ये तुम्हारे हवाले है, इसे जो सजा देना चाहते हो दो, ये इसी लायक है, हम बाहर जा रहे हैं। और दोस्तों हमें पता चलता है कि पुलिस की जांच के दौरान उन्हें मोबाइल लोकेशन के रिकॉर्ड से, उस कॉर्पोरेटर से और उस डॉक्टर से जिसने ज्योति का ट्रीटमेंट किया था सारी कहानी पता चल जाती है। इसलिए वरदराजन ने नल्ला शिवम को भागने नहीं दिया था और दूसरे दिन महाराजा के हवाले कर दिया। महाराजा भी उस नल्ले शिवम को चापड़ से काट कर जान से खत्म कर देता है। इसके बाद उसे पता चलता है सेल्वम एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग का काम कर रहा है, तो वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक फाइट होती है। काफी देर फाइट करने के बाद महाराजा सेल्वम के दोनों पैर तोड़ देता है, जिस पर सेल्वम कहता है कि मैं तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगा, पर तुम्हारी बेटी इस हादसे से कभी ठीक नहीं हो पाएगी और यही मेरा बदला है। तभी दोस्तों आसिफा मैडम ज्योति को वहां लेकर आती है और ज्योति सेल्वम के सामने बैठकर उसे दुत्कारती है और अपने घर के गहने उसके सामने फेंक देती है। मैं देखना चाहती हूँ कि नीच इंसान कैसा होता है, तुम इसे ही चोरी करने आए थे ना, ये लो। और दोस्तों उन गहनों को देखकर सेल्वम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें वही चेन शामिल होती है जो उसने अपनी बेटी के बर्थडे पर खरीदी थी। और यहाँ पर एक बहुत शॉकिंग ट्विस्ट आता है। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि सेल्वम के अरेस्ट हो जाने के बाद महाराजा अपनी फैमिली को लेकर सेल्वम की पत्नी के पास उसकी चैन वापस करने आता है, जिसको लेने से सेल्वम की पत्नी मना कर देती है कि इस चैन पर न जाने कितने लोगों का खून लगा होगा। जिसके बाद महाराजा सेल्वम की बेटी के लिए टॉय खरीदने जाता है। और दोस्तों ये वही सीन था जो मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था, जब महाराजा अपनी बीबी को खिलौने दिखा रहा था और वहां पर ट्रक घर में घुस जाता है, जिसमें सेल्वम की पत्नी मारी जाती है और महाराजा की बीबी और बेटी भी। और जिस बच्ची को आज तक महाराजा ने पाल पोस कर बड़ा किया था वो कोई और नहीं बल्कि सेल्वम की बेटी थी। ओ माय गॉड, जो कचरे के डिब्बे की वजह से बच गई थी। और यही कारण था कि हमें कचरे का डब्बा सेल्वम के घर पर रखा दिखाया गया था। अब दोस्तों ज्योति वहां से जाने लगती है, जिसके पीछे गले पर लगी चोट के निशान को सेल्वम देख लेता है और उसे याद आता है कि उसकी बेटी के गले पर भी ठीक ऐसा ही चोट का निशान था। वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, चीखने लगता है। एक बार अपनी बेटी ज्योति से बात करना चाहता है, उसे देखना चाहता है, लेकिन ज्योति की नजर में तो वो दुनिया का सबसे घिनौना इंसान है। वो पलट कर भी नहीं देखती, वो चली जाती है। तब रोता गिड़गिड़ाता सेल्वम महाराजा के पैरों में गिरकर उससे पूछने लगता है कि बताओ क्या ये मेरी बेटी है? जिस पर महाराजा उसे बताता है कि हाँ ये तुम्हारी बेटी तो है, लेकिन अब मैं इसका बाप हूँ। जिसके बाद वो भी वहां से चला जाता है। और दोस्तों सेल्वम को एहसास होता है कि उसने दूसरे का बुरा करने के चक्कर में खुद का ही कितना बुरा कर लिया। ये एक बहुत बढ़िया मैसेज दिया है मूवी ने। और बेटी को लेकर गिल्ट से भरा हुआ सेल्वम बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। और दोस्तों उसका खून बहकर उसकी बेटी के पैरों के निशानों में भर जाता है, जैसे कि उसका खून का कतरा कतरा बेटी के पैरों को छूकर माफी मांग रहा हो। और इसी के साथ ये ब्रिलियंट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस फिल्म को एक बार जरूर देखा जाना चाहिए। आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।